नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 13 और 14 नवंबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि IITF बीइंग हेल्ड। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 43वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखना है, इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली। अगर डेट की बात करें कि कब से कब ये आयोजित हो रहा है तो 14 नवंबर से यह मेला स्टार्ट हो रहा है और 27 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में किस पर्टिकुलर प्लेस पर यह मेला आयोजित किया जा रहा है? तो जो दिल्ली का प्रगति मैदान है वहां पर भारत मंडपम नाम का एक प्लेस बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, जहां पे दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती हैं इंडियन गवर्नमेंट के होस्टिंग में वो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो उसी प्लेस पर आप देखोगे कि इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दोस्तों, ये मेला भारत सरकार हर साल ऑर्गेनाइज करती है। इस बार इसका 43rd एडिशन है। इस मेले में होता क्या है? तो इस मेले में जो भी इंडिया के स्टेट्स हैं या फिर दुनिया भर के जो अन्य देश हैं जो इस मेले में आना चाहते हैं, जिनको इंडिया ने इनवाइट किया है, वो सब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन लगाए हैं, जहां पे बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर से लेकर आम आदमी तक जाएंगे, उस प्रदर्शनी को देखेंगे और अगर उनको वो प्रोडक्ट पसंद आएगा तो उनको सेल और परचेज करने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वहां पे किया जाएगा। दोस्तों, तो एक बड़ा एग्जीबिशन होता है, भारत में हर साल लगता है। इस बार का जो एग्जीबिशन है इसमें जो सबसे मेन स्टेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो फोकस स्टेट में है वो झारखंड है, और जो पार्टनर स्टेट्स हैं यानी कि किन दो स्टेट्स ने मिलकर इस मेले को ऑर्गेनाइज करवाया है तो उसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम है। दोस्तों, इस मेले के इनॉग्रेशन की अगर बात करें कि यह मेला किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मेले की यानी 2024 के इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जो थीम है वो है विकसित भारत इन 2047। तो थीम बिल्कुल याद रखना है। आपके आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके आने वाले एग्जाम में इसके डेट पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके प्लेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसके एडिशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख याद रखना है 14 नवंबर। पूरी दुनिया में डायबिटीज के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर ये जो डेट चुना गया है उसके पीछे कहानी ये है कि ये फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन होता है। फ्रेडरिक बैंटिंग थे कौन? तो ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन नामक हार्मोन्स की खोज की थी। अब इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हार्मोन्स होता है ये डायबिटीज के दवा के रूप में यूज होता है। दोस्तों, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर डायबिटीज बढ़ जाता है तो उसको दवा के रूप में इंसुलिन ही खिलाया जाता है या उसके शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स इंजेक्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि डायबिटीज में होता क्या है तो यह एक प्रकार का मानवीय समस्या है या मानवीय बीमारी है जिसमें मानव का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, तो इसी के प्रति सबको अवेयर करने के लिए कि आपको डायबिटीज न हो, पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज डे किसके द्वारा सेलिब्रेट करवाया जाता है? तो दो संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1991 में पहली बार इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। तब से लेकर अब तक लगातार हर साल आप देखोगे 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2024 में जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की, बिल्कुल याद रखिएगा, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिडिंग गैप्स, यानी कि बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होता क्यों है, यानी कि इसके कारण क्या है, क्यों किसी को डायबिटीज हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत आरामदायक जीवन जीता है जिससे उसका जो वेट होता है, बॉडी वेट, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर जो है कि डायबिटीज की समस्या आ जाती है, यानी कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि जो बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग होते हैं उनमें भी ये जो है कि समस्या हो जाती है।
एक और समस्या यहाँ पर है कोलेस्ट्रॉल का मात्रा। अगर जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है, इसका तो किसी के पास कोई कारण नहीं है कि भाई अब ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये पूर्वजों से आगे आता रहता है। जैसे मान लो अगर आपके पिताजी को डायबिटीज है तो वो आपको भी हो जाएगा, या मेरे दादा को डायबिटीज था तो वो फिर मेरे अंदर आ जाएगा। तो ये पूर्वजों से आने वाली एक बीमारी के रूप में भी इसको माना जाता है। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुण शक्ति इज हेल्ड ऑल्टरनेटली बिटवीन विच टू कंट्री। तो हर साल बारी बारी से एक बार इंडिया में और एक बार इस देश में जो आयोजित होने वाला ये सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति है वो किस देश के साथ भारत करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पे मैं देश का नाम अपडेट कर देता हूं दोस्तों, ये है इंडोनेशिया। तो देखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया मिलकर हर साल क्या करते हैं, इस गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। इस बार 2024 का ये जो गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच इंडोनेशिया की सिटी सिजानतोंग में आयोजित की जा रही है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि गरुड़ शक्ति अगर इस बार इंडोनेशिया में हो रहा है तो अगले बार हमारे यहां होगा, या पिछले साल यानी 2023 में कहां हुआ था तो हमारे यहां हुआ था। अगर इसके पहले एडिशन की बात करें दोस्तों गरुड़ शक्ति की, तो 2012 में इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, तब से लेकर ये हर साल ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इस बार का जो एडिशन है ये 9th एडिशन है। मैं बराबर आपको जो भी इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, नेवी के हों या फिर एयरफोर्स के हों, अपडेट करता रह रहा हूं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो बिल्कुल आप अच्छे से उनको नोट करते जाइए, उनके वेन्यूज नोट कर लीजिए, प्लेसेस नोट कर लीजिए, उनके डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हो या किसी अन्य एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो पैरामिलिट्रीज एक्सरसाइज या फिर इन सारे एक्सरसाइजेस पे आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखेगा दोस्तों। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल ने अपना नया जो चेयरमैन है अरविंदर सिंह साहनी को अपॉइंट कर दिया है। 13 नवंबर को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने पूरा का पूरा फाइनल कर दिया इनके अपॉइंटमेंट को। और यहीं पे बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीकांत माधव वैद्य को। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद्य का जो टेन्योर था वो 31 अगस्त इसी साल पूरा हो गया था, तब से ये पद खाली था और कार्यवाहक के रूप में कोई ना कोई कार्य कर रहा था। तो अगर हम ऑफिशियली देखें कि ये जो अरविंदर साहब है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो श्रीकांत माधव वैद्य को। इंडियन ऑयल की बात करें दोस्तों तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और गवर्नमेंट सेक्टर का है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार फायदे में रहती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 30 जून 1959 को किया गया था। ऑलरेडी जो दो कंपनियां एग्जिस्ट कर रही थी उस समय, उनको आपस में मिलाकर उस समय एक कंपनी होती थी इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड और एक खुद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर इस कंपनी को यहां पे बनाया गया दोस्तों। इंडियन ऑयल एक रिफाइनरी के भी रूप में काम करती है। विदेशों से जो कच्चा तेल आता है उसको रिफाइन करके पेट्रोल पंप पर सप्लाई करती है इंडियन ऑयल। तो वो जो रिफाइनरीज इसके कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बिल्कुल नाम याद रखिए, जैसे बरौनी, जैसे आपका गुजरात, हल्दिया, बोंगईगांव या मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से तो पूरा ताजमहल पीला पड़ रहा है। पानीपत की रिफाइनरी और लेटेस्ट उड़ीसा की पारादीप। रिफाइनरीज की अगर बात करें तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो जामनगर गुजरात में लोकेटेड है दोस्तों। और भारत में अगर पेट्रोलियम की बात करें तो इस पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का पहला जो कुआं था यानी जो पहला वेल था वो 1889 में आसाम के डिगबोई में खोदा गया था। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है कि भारत में किस बड़े नेता के जन्मदिन को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म था वो 14 नवंबर को हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन को पूरे भारत में नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पंडित नेहरू का जो जन्म हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1889 को हुआ था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। और ये बच्चों से इतना प्यार करते थे कि बच्चों के बीच ये चाचा नेहरू के नाम से फेमस थे।
तो इसीलिए भारत सरकार ने इनकी मौत के बाद, इनका मौत 1964 में हार्ट अटैक के कारण होता है, तो इनकी मौत के बाद इनके जन्मदिन को एज ए नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लेती है। वैसे पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे होता है या फिर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, लेकिन हमारी सरकार ने 1964 में यह डिसाइड किया कि जी हम लोग अपने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के सम्मान में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों इस बार 2024 में इन जो बाल दिवस है यानी चिल्ड्रंस डे है उसकी थीम क्या है, तो थीम भी बिल्कुल याद रखिएगा, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। थीम बिल्कुल याद रखना है, आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेहरू के समाधि स्थल की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है और उसका नाम शांति वन है। दोस्तों इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2024 इज सेलिब्रेटेड बिटवीन, यानी कि अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 मनाया जाता है। कब से कब तक ये मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच पूरे भारत में यह सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको हम ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक कह रहे हैं। दोस्तों यह इस तरीके का जो वीक है 71वीं बार मनाया जा रहा है और इस बार जो थीम रखा गया है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन बिल्डिंग विकसित भारत। तो ये जो वर्ड है ना विकसित भारत, ये अब आपको बार बार सुनने को मिलेगा क्योंकि 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने वाले हैं और हमारी सरकार का पूरा टारगेट है कि 2047 आते आते हम अपने देश को डेवलपिंग स्टेटस से निकालकर डेवलप्ड कर दें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि और भी जो एक डे वो जो ट्रेड चल रहा था, जो फेयर चल रहा था इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वहां का भी जो थीम था वो डेवलप्ड इंडिया इन 2047 था। ऐसे ही आप ये वर्ड बार बार आपको विकसित भारत या फिर डेवलप्ड इंडिया ये वर्ड दिखेगा। दोस्तों अच्छा यहां पे अगर बात करें इस पूरे कोऑपरेटिव वीक की तो ये 1953 में पहली बार इसको स्टैब्लिश किया गया था और तब से लेकर अब तक ये हर बार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है ये, तो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में जो सहकारिता है उसकी पहली शुरुआत 1903 में देखी जाती है जब बंगाल में पहली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाई जाती है। उसके बाद 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट आता है और ये एक्ट भारत में कोऑपरेटिव को कहीं ना कहीं एक कानूनी रूप प्रदान करता है। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि भारत में सहकारिता को शुरू करने वाले लोग कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा अंग्रेजों के द्वारा भारत में कोऑपरेटिविज्म या फिर सहकारिता को शुरू किया गया था। दोस्तों भारत में अगर सहकारिता के कुछ बड़े उदाहरण देखें तो इफको आप नाम सुने होंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो 1967 में बना था, एक बड़ा कोऑपरेटिव संगठन है। ऐसे अमूल दूध, इसका भी नाम सुने होंगे। तो ये जो अमूल है ये भी 1946 में गुजरात के आनंद में बनाया गया था। यहां पर भी हजारों से लेकर लाखों किसान जो है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं इस कोऑपरेटिव के मेंबर हैं। दोस्तों आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।